हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर राजश्री, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री डिपार्टमेंट, एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। मैं आपको पढ़ा रही हूँ सेकेंड ईयर में पेपर फर्स्ट, और जिसका हम आज डिस्कस करेंगे जिसमें वो है टॉपिक मुग़लों का मध्य एशिया से संबंध या मुग़लों की मध्य एशिया की नीति। इसमें हम बात करेंगे कि जो मध्य एशिया में जो ट्रांस ऑक्सियाना का जो क्षेत्र था उसे मुग़ल अपनी मातृभूमि मानते थे, क्योंकि आपको पता है कि मुग़ल मध्य एशिया से ही भारत आए थे। भारत में मध्य एशिया के द्वारा ही विदेशी आक्रमण होते रहते थे, इसलिए अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए जरूरी था कि मध्य एशिया के प्रति एक कठोर नीति अपनाई जाए और मध्य एशिया में जितने भी राजनीतिक परिवर्तन होते हैं उन पर नियंत्रण रखा जाए, उन पर नज़र रखी जाए। इस टॉपिक में हम जो महत्वपूर्ण रूप से जिन जिन राज्यों के साथ संबंधों का डिस्कस करेंगे वो हैं काबुल से संबंध, कंधार और बल्ख और बदख्शां। इन सब तीनों राज्यों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अकबर की काबुल विजय। अकबर आपको पता है कि उदारवादी शासक था, उसके हिंदुओं के प्रति भी और शिया धर्म के प्रति भी मैत्रीपूर्ण संबंध रहे थे। तो अकबर की इस उदारवादी नीति से अनेक जो कट्टरपंथी मुसलमान थे वो नाराज़ थे। इसीलिए उन्होंने क्रुद्ध होकर जो कट्टर मुसलमान थे उन्होंने विद्रोह की योजना बनाई और बंगाल और बिहार में विद्रोह भी कर दिया। और उन्होंने ये सोचा कि जो काबुल में जो सूबेदार था उस समय हाकिम मिर्जा, वो जो अकबर का सौतेला भाई था, तो उसको सम्राट बनाने का उन्होंने षड्यंत्र रचा। और इसीलिए बंगाल और बिहार में जब विद्रोह हुआ तो अकबर ने एक सेना तो बंगाल और बिहार के विद्रोह के दमन के लिए भेजी और स्वयं जो अकबर था एक सेना लेके मान सिंह के साथ काबुल की तरफ रवाना हुआ। 10 अगस्त 1581 को अकबर ने काबुल पर अधिकार किया एवं जो हाकिम मिर्जा था वो वहाँ से भाग निकला। इसलिए हाकिम मिर्जा की बहन जो बख्तूनिसा थी उनको उसने अकबर ने काबुल का गवर्नर बनाया और वापस दिल्ली लौट आया। काबुल के लौटते ही जो हाकिम मिर्जा था वो वापस पुनः काबुल आ गया और उसने शासन अपने हाथ में ले लिया। लेकिन उनकी बहन जो बख्तूनिसा बेगम थी वो नाम मात्र की गवर्नर बनी रही। उसके बाद हाकिम मिर्जा की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के बाद दिसंबर 1585 में मान सिंह ने काबुल पर वापस अधिकार कर लिया और काबुल को मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया गया। अभी काबुल किसकी राजधानी है? अफगानिस्तान की। तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान का एरिया तो अकबर के काल में भारत के अंडर में था ही, और अकबर ने काबुल अफगानिस्तान वाले एरिया को भी भारत के अपने अंडर में ले लिया, या काबुल तक मुग़ल साम्राज्य की सीमाएं फैल गई। अब उसके बाद आती है बल्ख और बदख्शां पर आक्रमण। ये जो बल्ख और बदख्शां जो थे बुखारा राज्य के प्रदेश थे, अर्थात जो अभी मध्य एशिया के जो क्षेत्र हैं अफगानिस्तान के आगे वाले प्रदेश, वहाँ ये राज्य स्थित थे बल्ख और बदख्शां। यहाँ जो आंतरिक झगड़े होते रहते थे उसका लाभ उठाने के लिए शाहजहां ने काबुल के गवर्नर के पास एक सेना भेजी और काहमर दुर्ग पर अधिकार कर लिया। परंतु यह विजय अस्थायी सिद्ध हुई, क्योंकि शाहजहां स्वयं काबुल गया और 1646 में शहजादा मुराद ने बलख पर धावा बोला एवं 1646 में शाहजहां ने बलख को अपने अधिकार में ले लिया। वहाँ का जो शासक था उस समय वो नजर मोहम्मद भागकर फारस चला गया, किंतु जो बल्ख जो प्रदेश था वहाँ की खुश्क जलवायु में वह अधिक दिन तक नहीं ठहर सका और वो वापस आ गया। तब शाहजहां ने औरंगजेब को बलख पर आक्रमण करने के लिए भेजा। औरंगजेब को भी वहाँ की जलवायु अधिक पसंद नहीं आई और वो भी ऑक्सस नदी के आगे नहीं जा सका। इसी समय जो नजर मोहम्मद था उसने अपने पोते को समय याचना के लिए भेजा औरंगजेब के पास। तो शाहजहां ने पहले ही कह रखा था कि यदि वहाँ का जो गवर्नर था अगर वो क्षमा याचना करे तो उसे माफ़ कर दिया जाए। औरंगजेब ने यही किया और औरंगजेब ने बलख का दुर्ग और शहर उसके पोते नजर मोहम्मद के पोते को सौंप दिया और स्वयं वापस आ गया। तो हम देखते हैं कि बलख और बदख्शां पर शाहजहां के आक्रमण पूर्णतया असफल रहे, क्योंकि एक तो क्या था कि वो भारतीय साम्राज्य से बहुत दूरी पर स्थित थे बलख और बदख्शां। वर्तमान में जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के आगे वाला एरिया वो बदख्शां वाला, एक तो दूरी पड़ती थी, दूसरा इसमें जो हिमालय का ठंडा प्रदेश उसके हिमालय के दर्रों के बीच से जाना पड़ता था, तो वहाँ का वातावरण भी हमें सूट नहीं करता था। और जो बलख और बदख्शां के प्रदेश थे वो भी बहुत शुष्क प्रदेश थे,
भारत की जो जलवायु थी वो वहाँ से भिन्न थी, इसलिए वो भारतीयों के लिए सूटेबल नहीं थे। इसलिए ये जो फैसला था वहाँ के प्रदेशों पर अधिकार करने का वो असफल रहा। अगला जो महत्वपूर्ण जो प्रदेश आता है वो है कंधार। कंधार पर आक्रमण। हुमायूं के काल से ही भारत के कंधार से जो संबंध वो बनते बिगड़ते रहे। जब शेर शाह से पराजित होकर जब हुमायूं फारस गया था, फारस में शरण ली थी, तो जो फारस के शाह तमस्प था उसने इसी आधार पर हुमायूं को सहायता दी थी कि वो कंधार पर अधिकार करेगा और कंधार पर अधिकार करके उसको किसको सौंप देगा, उसको फारस को सौंप देगा। और हुमायूं ने ये शर्त भी स्वीकार कर ली थी। इसीलिए हुमायूं की सैनिक सहायता फारस ने की और हुमायूं ने कंधार को जीता और उसने वही शर्त का पालन करते हुए उसे किसको दे दिया, फारस के शाह को दे दिया। लेकिन जब फारस के शाह की मृत्यु हुई तो उसने कंधार अपने अधिकार में कर लिया हुमायूं ने। अब हम बात करते हैं अकबर के फारस से संबंध की। जब आपको पता है कि हुमायूं की थोड़े दिनों बाद ही डेथ हो गई थी, तब अकबर बहुत छोटा था, अल्पायु था, तो इसी स्थिति का लाभ उठाकर फारस के शाह ने कंधार पर वापस से अधिकार कर लिया। 1595 में भारत के शाह और सूबेदार हुसैन मिर्जा के बीच तनाव उत्पन्न हो गया और सूबेदार ने कंधार का दुर्ग किसको दे दिया, मुगलों को सौंप दिया। अकबर ने उसे 5000 का मनसब देकर अपनी सेवा में ले लिया। फिर हम बात करेंगे जहांगीर और कंधार की। जहांगीर के शासनकाल में खुसरो के विद्रोह के समय फारस ने कंधार पर आक्रमण किया, लेकिन जहांगीर ने समय रहते कंधार की रक्षा की और क्या हुआ, वो जो दुर्ग था कंधार का वो फारस के नियंत्रण में नहीं जा पाया। इसके बाद फारस ने लगातार भारत में अपने दूत भेजे और मैत्रीपूर्ण व्यवहार का प्रदर्शन किया, लेकिन वो एक उचित मौके की तलाश में था। जब उसे पता चला कि जो नूर जहां गुट है वो क्षीण होने लग गया है या खुर्रम की जो विद्रोह की आशंका उसमें आ गई है, तो 1622 में उसने फारस ने क्या किया, कंधार का घेरा डाला। जहांगीर ने शाहजहां को आदेश दिया कंधार जाने का, लेकिन उस समय जो शाहजहां था उसके मन में भय था कि नूरजहां उसको वहां भेज करके दूसरे को शासक बना देगी। इसलिए वह जो शाहजहां था उसे जाने से मना कर दिया और इसलिए कंधार पर फारस का अधिकार हो गया और ये मुगलों की प्रतिष्ठा को बहुत अधिक क्या हुई, हानि हुई। जब शाहजहां स्वयं सम्राट बना तो उसने भी उत्तरी पश्चिमी सीमा की तरफ ध्यान देना शुरू किया। ऊपरी तौर पर उसने फारस के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का प्रदर्शन किया। दोनों देशों में दूतों का आपसी आदान प्रदान होता। फारस के शाह और कंधार के सूबेदार अली मर्दान खान में कुछ समय के लिए राजस्व को लेकर तनाव उत्पन्न हो गया, इसलिए उसने अली मर्दान खां के स्थान पर नया दुर्ग रक्षक नियुक्त किया और अली मर्दान खां को वापस शाह ने दरबार में आने की सूचना दी। जो अली मर्दान खां था, जो कंधार का सूबेदार था, फारस की तरफ से वो घबरा गया और उसने काबुल के मुगल सम्राट सूबेदार के साथ कंधार के दुर्ग को समर्पण करने की बातचीत की। फरवरी 1638 में अली मर्दान खां ने कंधार का दुर्ग मुगलों को सौंप दिया। इसके बाद अली मर्दान खां को पुरस्कृत किया गया और उसे 6000 का मनसब एवं कश्मीर का सूबेदार नियुक्त किया गया। शहजादे शुजा को काबुल का सूबेदार नियुक्त किया गया। फारस इससे काफ़ी क्षुब्ध हुआ। 16 दिसंबर 1648 को कड़ाके की सर्दी के मौसम में फारस में कंधार पर आक्रमण कर दिया। 11 फरवरी 1649 को उसने कंधार पर अधिकार कर लिया। किसका अधिकार हो गया, फारस पर? फारस का अधिकार हो गया कंधार पर। मई 1649 में शहजादा औरंगजेब और सादुल्ला खां को कंधार पर अधिकार करने के लिए भेजा गया, लेकिन यह आक्रमण असफल रहा। 3 साल की तैयारी के बाद पुनः 1652 को कंधार का घेरा डाला गया, लेकिन असफलता के बाद यह घेरा उठाना पड़ा। 1653 में कंधार विजय का कार्य शहजादा दारा को सौंपा गया। उसने भी काफ़ी कोशिश की, लेकिन 1653 अक्टूबर में उसकी सेना भी वापस लौट आई। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो शाहजहां की जो मध्य एशिया और फारस के प्रति जो नीति थी वो पूर्णतः असफल रही। कंधार मुगलों के हाथ से हमेशा के लिए चला गया।
अपार जन और धन की हानि हुई एवं शाहजहां की प्रतिष्ठा को भी गहरा आघात लगा। मुगल साम्राज्य की उत्तर पश्चिम की जो सीमा थी उस पर आक्रमण की हमेशा आशंका उत्पन्न हो गई और कंधार के कारण मुगलों का जो हौसला वो मनोबल तो गिर गया और फारस का हौसला बढ़ गया। अर्थात हम देखते हैं जब हम मुगलों की पूरी मध्य एशिया या उत्तरी पश्चिमी सीमांत नीति की चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें हमें ज़्यादा सफलता मुगलों को नहीं मिल पाई। यद्यपि काबुल पर अकबर के टाइम से अधिकार रहा, लेकिन काबुल के आगे अगर हम कंधार की बात करें या बल्ख और बदख्शा की बात करें तो ये थोड़े दिनों के लिए हमारे भारत की सीमा में रहे, बाकी भारत की सीमा में नहीं रह पाए। क्योंकि एक तो जो प्रमुख कारण था असफलता का वो था कि एक तो दूरी बहुत ज़्यादा थी, दूसरा वहाँ की जलवायु अलग थी और तीसरे के वहाँ की जो कबीले थे, वहाँ की जो संस्कृति थी वो भारतीय संस्कृति से भिन्न थी, वो मेल नहीं खाती थी। वहाँ लड़ाकू जातियाँ विद्यमान थी जिनका कल्चर अलग था, तो इसलिए वो जो मुगलों ने वहाँ आक्रमण करके धीरे धीरे उनको आत्मसात करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वहाँ से सूबेदार भारत की तरफ आता वो लोग वापस वहाँ अधिकार कर लेते और फारस के साथ संबंध भी भारतीयों के जो भारतीय शासन के वो बनते बिगड़ते रहे। कई बार कंधार पर फारस का अधिकार रहा तो कई बार भारत का अधिकार रहा। यद्यपि इन सब में शांतिकालीन जो दूतों का आपस में आदान प्रदान चलता रहा। इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। धन्यवाद।